हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGS नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फीवर। फीवर को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं बुखार। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम फीवर क्या होता है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव 99 डिग्री फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया। अगर क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री से अबव हो जाता है इसमें फ़ारेनहीट में, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं या फिर पायरेक्सिया बोलते हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर का 99 डिग्री फ़ारेनहीट से अधिक हो जाना और 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? पायरेक्सिया या फिर फीवर। कॉजेस ऑफ पायरेक्सिया। फीवर को हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं और फीवर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, मीन्स बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से फीवर आ जाता है हम लोगों को। फर्स्ट है वायरल इन्फेक्शन। अगर क्या है, वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है। अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। कभी कभी इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे DPT की वैक्सीन और नॉर्मली अभी कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उसकी वजह से भी क्या है, बुखार आ जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके एंटर करने के बाद हमारा क्या है, थर्मोरेगुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें चेंजेस आते हैं और हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हीट स्ट्रोक। अगर क्या हीट स्ट्रोक की वजह से भी क्या हो सकता है, बुखार हो सकता है। डिहाइड्रेशन। अगर किसी इंसान को डिहाइड्रेशन हो रहा है तब भी फीवर हो सकता है। सर्जिकल ट्रॉमा। अगर सर्जिकल ट्रॉमा हो रहा है तो उसकी वजह से भी बुखार आ सकता है। मेनली हम बोल सकते हैं जितनी भी डिजीज़ कंडीशन होती हैं उन सब में ज़्यादातर हमें ये फीवर क्या है, एक सिम्टम देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं फीवर क्या है, एक सिम्टम है, एक डिजीज़ ना होके क्या है, फीवर एक सिम्टम है। टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया और फीवर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, फीवर होता है। फर्स्ट है कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कैसा फीवर होगा ये, कंटिन्यूअस मीन्स जो लगातार बना रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में अपनी नहीं आएगा। इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सस्टेन्ड फीवर। इसको हम सस्टेन्ड फीवर भी बोलते हैं। in which the temperature doesn't touch the baseline and remains above normal throughout the day. Usually the variation less than 1 degree Celsius or 1.5 degree Fahrenheit in 24 hours. मीन्स 24 घंटे क्या रहेगा, जो टेम्परेचर रहता है वो तो ना तो बेसलाइन डेटा को बचेगा, ना तो हाईएस्ट होगा बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का, ना ही लोवेस्ट होगा। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, मीडियम बना रहेगा। मीन्स जो बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा लेकिन हाईएस्ट लेवल तक अपने नहीं पहुंचेगा। जैसे 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट, 100.5 डिग्री फ़ारेनहीट, इस तरीके से नहीं पहुंचेगा। वेरिएशन रहेगा कितना, 1 डिग्री का। 1 डिग्री किस में रहेगा, सेल्सियस में, और 1.5 डिग्री किस में रहेगा, फ़ारेनहीट में। तो क्या है, कॉन्टिन्यूस फीवर से पता चल रहा है ये फीवर लगातार बना रहेगा, ना तो हाईएस्ट पे पहुंचेगा ना लोएस्ट पे पहुंचेगा, ये मिडल बीच में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम सस्टेन फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, रिलैप्सिंग फीवर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फीवर। क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है किसका, फीवर का। इन विच शो ब्रीफ फेब्राइल पीरियड फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, रिलैप्सिंग फीवर में क्या दिखेगा हमें, पीरियड्स का अकॉर्डिंग फीवर दिखेगा। जैसे पेशेंट को अभी बुखार आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर 2 या 3 दिन तक लगातार फीवर बना रहा, फिर ठीक हो गया। मीन्स पेशेंट का क्या है, फीवर जो है परमानेंटली जाएगा नहीं, 1 दिन के लिए ख़त्म हो गया फिर दोबारा हो जाएगा, फिर 2 या 3 दिन के लिए पेशेंट ठीक हो गया फिर उसको फीवर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। मीन्स एक अंतराल के बीच में फीवर उसका कंटिन्यू रहेगा, उसको फीवर आता रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे रिलैप्सिंग फीवर। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर। Remittent fever is a type of fever in which show variation of more than 2 degree between morning and evening but doesn't reach normal. Remittent fever में क्या होता है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होता है फीवर का। इसमें क्या होता है, हमें
वेरिएशन दिखाई देती है। वेरिएशन किस में दिखाई देगी? टेम्परेचर में। जो पर्सन होता है अगर उसको फीवर आता है तो मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है? वेरिएशन दिखाई देता है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का वेरिएशन दिखाई देगा। मीन्स जैसे अगर पेशेंट को क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उसका मॉर्निंग में है, तो वेरिएशन में क्या है, इवनिंग में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ भी सकता है और 100 डिग्री से घट भी सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं आएगा। जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं होगा, सिर्फ 2 डिग्री की वेरिएशन दिखेगी मॉर्निंग और इवनिंग में। अगर इवनिंग में क्या है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हो सकता है मॉर्निंग में उसका बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। लेकिन पेशेंट का इस फीवर में जो है, ये टाइप जो है फीवर का, इसमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर। It is defined as a condition in which the body temperature remains 37 डिग्री सेल्सियस during the day but rises during the night। इसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर में जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो दिन में तो 37 डिग्री ही रहेगा, मीन्स नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। नाइट में क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाता है, फीवर स्टार्ट हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है। दिन में क्या रहेगा, पेशेंट नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सडन हाई फीवर। नाम से ही पता चल रहा है सडन, अचानक से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का। इसमें है सडन हाई फीवर इज रिकॉग्नाइज्ड विद अ सडन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। हम सडन हाई फीवर का पता कैसे लगा सकते हैं, जो पेशेंट है उसमें अचानक से ही सडनली उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है, सडन हाई फीवर आया है। नेक्स्ट है रोमेटिक फीवर। It is caused by the streptococcal bacteria and it is also a most important type of fever। ये फीवर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप होता है और ये किसकी वजह से कोज होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्राइसिस। क्राइसिस इज अ सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज एंड इट इज़ डिवाइडेड ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अचानक से, जैसे किसी को फीवर है, बहुत हाई टेम्परेचर है उसकी बॉडी का, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से कुछ घंटों में अपने आप ठीक हो जाता है या कुछ दिन में अपने आप ही सडनली ठीक हो जाता है। तो क्राइसिस भी 2 तरीके का होता है, तो ट्रू क्राइसिस और एक फॉल क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब है जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर सडनली क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आया है, तो वो रियल में ही क्या है, पेशेंट का फीवर ठीक हो गया, उसका फीवर क्या है, नॉर्मल हो गया है। तो ट्रू क्राइसिस में क्या होता है, ट्रू मीन्स सच्ची तौर पे ही क्या है, पेशेंट का जो फीवर है वो ठीक हो गया है। लेकिन एक टाइप होता है इसका फॉल्स क्राइसिस। कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी टेम्परेचर अचानक से रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट क्या है, अपने आप को ठीक फील करता है, लेकिन वो क्या होता है, फॉल्स होता है। पेशेंट का फीवर कुछ टाइम के लिए ही क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है, फिर बाद में उसको एकदम से उसका फीवर क्या है, बढ़ जाता है, तो वो आता है फॉल्स क्राइसिस में। ट्रू क्राइसिस में उसका फीवर सच में ही क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक हो, उसका फीवर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन फॉल्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ फीवर। फीवर की भी अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज है फीवर की प्रोड्रोमल स्टेज। इसमें है इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर। ये फीवर की क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है। इन दिस स्टेज show some mild symptoms as like headache, fatigue, general malaise and body pain etc। इसमें क्या होता है, पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स दिखाई, जैसे हेडेक होना, थकावट होना और उसकी बॉडी में दर्द होना, मसल्स में उसका दर्द होना, ठीक है, उसको डिस्कम्फर्ट फील होना, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज में दिखाई देते हैं। किसके, फीवर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें। और फीवर की फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड को हम टेम्परेचर राइजेस स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसमें है इट इज़ सेकंड स्टेज ऑफ फीवर। इन दिस स्टेज पेशेंट फील्स चिल्स एंड राइजिंग टेम्परेचर। ये क्या है, सेकंड स्टेज होती है फीवर की। इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट फील करता है, क्या फील करता है, चिल्स, उसे ठंड लगेगी और उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को हम फ्लशिंग स्टेज भी बोलते हैं। दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ फीवर। इन दिस स्टेज पेशेंट बॉडी टेम्परेचर रीच्ड हाईएस्ट लेवल एंड
पेशेंट बॉडी बिकम वॉर्म। क्या होता है, ये जो होती है थर्ड स्टेज होती है किसकी, फीवर की। इस स्टेज में क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है पेशेंट का वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है और पेशेंट का जो शरीर होता है या बॉडी होती है वो हमें बहुत ज़्यादा गर्म फील होती है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, जिसको हम डिफरविसेंस स्टेज बोलते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ फीवर इन विच बॉडी टेम्परेचर रिटर्न्स इन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। द फीवर सबसाइड सडनली और ग्रेजुअली। जो लास्ट स्टेज होती है फीवर की उसको हम डिफरविसेंस स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरह होने लगता है, मीन्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आने लगता है। और क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है पेशेंट का वो सडनली अचानक से कम हो सकता है और धीरे धीरे भी कम हो सकता है। तो ये क्या थी, 4 स्टेजेस थी किसकी, फीवर की। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमें नॉर्मल सिम्टम दिखाई देते हैं, ठीक है, हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, मेलेज हुआ और उसको हम प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। सेकंड में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइजेस होता है, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, हाईएस्ट तरीके से उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, अपने हाईएस्ट कंडीशन पे पहुंच जाता है। एंड फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन क्या है, नॉर्मल होने लगती है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है पेशेंट का, इसलिए इसको हम डिफरविसेंस स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। फीवर के भी कुछ हमें चिन्ह और लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी पर्सन में फीवर होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, स्वेटिंग। जिस पर्सन को अगर फीवर आता है तो उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नेक्स्ट है चिल्स एंड शिवरिंग। जो पेशेंट है उसको क्या है, ठंडी लगती है और उसकी बॉडी में क्या होती है, कपकपी होने लगती है फीवर की वजह से। नेक्स्ट या हेडेक। पेशेंट को क्या होता है, सर दर्द होता है। नेक्स्ट है मसल सेक। और जो पेशेंट है उसको क्या है, पूरी जो बॉडी की उसकी मसल्स हैं उनमें दर्द होता है उसके। देन लॉस ऑफ एपेटाइट। उसको भूख नहीं लगती है, जो पेशेंट होता है उसकी क्या है, भूख खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी। जो पेशेंट है वो क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। नेक्स्ट है जनरल वीकनेस। उसकी पूरी बॉडी में ही क्या होगी, वीकनेस होती है, वो मूव नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा उसमें कमज़ोरी आ जाती है। नेक्स्ट है एलिवेटेड टेम्परेचर। उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फ़ीवर के बहुत सारे हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, इमोबिलिटी हो सकती है। डिहाइड्रेशन क्यों हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो उसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा, उसको लिथार्जी हो जाएगी, उसकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी स्किन क्या दिखेगी, हमें गर्म दिखाई देगी। अगर हम टच करेंगे तो उसकी स्किन क्या होगी, हमें गर्म फील होगी। तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं फीवर में। नेक्स्ट है इसमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ फीवर। अगर किसी पर्सन को फीवर हो रहा है तो हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, किस चीज़ के थ्रू हम उसको क्या है, उसके फीवर का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे, उसके स्किन को टच करेंगे। देन हम क्या है, वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन से हमें मेनली उसका पता चल जाएगा उसको फीवर हुआ है या नहीं। थर्मामीटर का यूज़ करके हम उसके बॉडी टेम्परेचर का पता कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि उसको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, पेशेंट का फीवर हुआ है या नहीं। हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के, ब्लड टेस्ट के थ्रू और वाइटल साइन के थ्रू। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फीवर। फीवर को हम मैनेज कैसे करेंगे, फीवर का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के फीवर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट में हमें फ्लूइड देना है। क्यों देना है, क्योंकि पेशेंट का क्या है, स्वेटिंग हो रही है और पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसलिए पेशेंट को हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसको फ्लूइड या लिक्विड डाइट देंगे ताकि हम उसको डिहाइड्रेशन से बचा सकें। नेक्स्ट है टेक पैरासीटामोल इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर फीवर एंड रिलीव अदर सिम्टम्स, बॉडी एक और हेडेक।
और क्या करेंगे, हम उसको पैरासीटामोल टैबलेट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका फीवर रिड्यूस हो जाए। और उसके वजह से, फीवर की वजह से जो अलग अदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे उसको हेडेक है, बॉडी एक हो रहा, तो वो भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। नेक्स्ट है वियर लाइट वेट क्लॉथिंग। और क्या करना है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है पेशेंट का, तो उसको क्या देना है, हमें लूज़ क्लॉथ पहनने को लिए देने हैं, वो भी कॉटन के लूज़ क्लॉथ पहनने देने हैं। उस टाइम पे हमें उसे ब्लैंकेट प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग हैवी ब्लैंकेट। क्या करना है, हमें हैवी ब्लैंकेट को अवॉइड, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या है, ज़्यादा भारी ब्लैंकेट ओढ़ने को नहीं देना है अगर उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तब। नेक्स्ट है कीप द रूम एट कंफर्टेबल टेम्परेचर। और जो रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें पेशेंट कंफर्ट फील करे। नेक्स्ट है अवॉइड टेकिंग बाथ और शावर इन कूल वाटर। अगर पेशेंट का टेम्परेचर बहुत हाई है तो उस टाइम पे हमें पेशेंट को बाथ नहीं देना है या शावर नहीं देना, ठीक है, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कोल्ड ड्रिंक इफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे हमें कोल्ड ड्रिंक पीने को देनी है, मीन्स हमें पेशेंट को कोई भी गर्म चीज़ पीने को नहीं देनी है। अगर हम उसे पीने के लिए कोई चीज़ देंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, ठंडी। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट को ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है जिस पोजीशन में पेशेंट को कंफर्ट फील हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्पंज बाथ टू द पेशेंट। पेशेंट को हमें नहलाना नहीं है, उसको शावर नहीं देना है, लेकिन हमें पेशेंट की स्पंज बाथ करनी है। अगर उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमें क्या करना है, एक गीले कपड़े की पट्टी उसके माथे पर रखनी है एंड उसके हाथ पैरों की क्या करनी है, उस पट्टी से क्या करनी है, उसकी सिकाई करनी है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए। और हमेशा हमें याद रखना, पेशेंट की हमें चेस्ट पे किसी भी तरीके की स्पंज बाथ नहीं देनी है। नेक्स्ट है इसमें गिवन एंटीबायोटिक मेडिसिन टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, पेशेंट में हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा हो, इसलिए हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर पेशेंट को क्या है, ठंड लग रही है तो हम उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा सर्दी लग रही है, शिवरिंग हो रही है पेशेंट को, तो उस टाइम पे हम उसको क्या देंगे, हॉट ड्रिंक पीने को देंगे। देन उसका जो रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेंगे। रूम में क्या है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक। उसको हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे एंड उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, उसकी डाइट का, उसको हम हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे और जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ऐसी डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका फीवर जल्द से जल्द रिड्यूस हो सके और पेशेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।